हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। सो आज के लेक्चर में हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर। दिस वन इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बैकग्राउंड में ना बहुत सारी चीजें हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, हमेशा उनको डाउट्स रह जाते हैं। तो आज मैं ट्राई करूंगी ना कि आपके वो जो डाउट्स हैं, जो बैकग्राउंड वाले हैं, वही यहाँ पे हम क्लियर करें। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। डू यू नो एवरी ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सिंगल सेल से ही डेवलप होते हैं। इज दिस करेक्ट और नॉट? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? आप जानते हैं इस बारे में या नहीं जानते? सभी बोलेंगे कि यस मैम, हर एक ऑर्गेनिज्म हमारा सिंगल सेल से डेवलप होता है। सिंगल सेल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सिंगल सेल से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? सर, दिस वन इज जाइगोट। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके जाइगोट के बारे में कि हर एक इंडिविजुअल कैसे डेवलप होता है। जाइगोट से डेवलप होता है। जब मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करते हैं तब एक सिंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, सिंगुलर स्ट्रक्चर। दिस वन इज योर जाइगोट। एंड जाइगोट से ही फिर आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि यहाँ पे आपको ये बॉय दिख रहा है ना, दिस वन इज मल्टी सेलुलर। तो आप सोच सकते हैं ना कि कैसे एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। इट मीन्स सिंगल सेल को मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरे पास एक सेल है, सिर्फ ये, आई हैव ओनली वन सेल। अब सिर्फ इस एक सेल से मुझे मल्टी सेलुलर, अब क्या कोई बताएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी सेल्स हो सकती हैं? तो आप बोलोगे मीन्स यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है नहीं होती है? पहले ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स का कितना काउंट प्रेजेंट होता है, आप बोलोगे मैम हम काउंट तो नहीं कर सकते बिकॉज हम सेल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इट मीन्स आप एक आइडिया लगा सकते हो मिलियंस ट्रिलियंस तक सेल होती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब आपका डेवलपमेंट हुआ एक सिंगल सेल से। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, आपको एक चॉकलेट से मिलियंस ऑफ चॉकलेट बनानी है, कितना टाइम लगेगा आपको? आप बोलोगे मैम एटलीस्ट 1 ईयर तो मैं सोच ही सकता। खुद से इनकम खुद से करनी है आपको। ये नहीं कि हाँ गए मार्केट में पापा से पैसे लिए और ले आए, ऐसा नहीं करना है। खुद से आपको अपनी इनकम से आपको परचेज करनी है, तो आपको टाइम तो लगेगा ना। आप 1 ईयर 2 ईयर्स अप्रोक्स मान सकते हैं। तो क्या एक सिंगल सेल से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जाइगोट से न्यू बॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है? कितना टाइम लगता है उसमें? सिर्फ 9 मंथ्स लगते हैं। एक सिंगल सेल से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म 9 मंथ्स में डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से। वो भी अभी देखो ना, सिर्फ सेल्स नहीं बनते, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सारे ऑर्गन्स बनते हैं, स्किन बनती है, हेयर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो वो सारा प्रोसेसिंग भी 9 मंथ्स में हो जा रहा है। सेल्स तो बन रही है, सेल से ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है, ऑर्गन से टिश्यूज, और आप सॉरी सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। मैं लिखवा देती हूँ ये चीज आपको। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? सेल। सेल से हमारे बनते हैं ऑर्गन्स, सॉरी टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। तो ये हो गए मेरे टिश्यूज। टिश्यूज से बनते हैं आपके ऑर्गन्स। ऑर्गन्स लाइक आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपकी किडनी, ये सब हो गए ऑर्गन। एंड ऑर्गन से बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। या फिर आप यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं कि ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम तो ऑर्गन से ही तो बने ना। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी मशीन बनाते हैं, उसको मशीन को ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके ह्यूमंस होते हैं। तो एक सेल से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है? आखिरकार कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं? एनी आइडिया? चलो गेस करने का ट्राई करते हैं। अब मैंने आपको कुछ आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या है आपका? ये इवोल्यूशन के थ्रू होता है, या फिर गॉड पावर से, या फिर थर्ड वन इज सेल डिवीजन। व्हाट इज योर आंसर? अपना अपना ओपिनियन बताओ जल्दी से सब। क्या इवोल्यूशन के थ्रू हो रहा है? इवोल्यूशन वी कैन से इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल होने वाला चेंज होता है। गॉड पावर्स होती है नहीं होती है? सेल डिवीजन होता है ऑब्वियसली। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेल डिवीजन।
इस चैप्टर को ना कंप्लीटली स्टोरी वाइज पढ़ना है। सीरियसली बता रही हूँ, इस चैप्टर में लर्न करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी सुनो। जैसे कि आप टीवी में कोई मूवी देख रहे हो तो पूरी स्टोरी आपको लर्न हो जाती है, नहीं हो जाती है, क्योंकि आप हर एक चीज को ना रिलेट करके वहां पे पढ़ते हो, वन बाय वन करके पढ़ते हो, कोऑर्डिनेटेड मैनर में आप पढ़ते हो वहां पे। तो सेम चीज देखो आपको यहाँ पे करनी है। सेल डिवीजन हमें पढ़ना है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक सेल को मुझे डिवाइड कराना है दो सेल्स के अंदर। इस वाले सेल को मैंने बोला यहाँ पे आपका पेरेंट सेल। क्लियर है ये पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल से क्या बनेंगे, आपके दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरा जो मेन एजेंडा है आज के लेक्चर का वो ये है कि मुझे एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन कराना है। अब मैं ये फॉर्मेशन आखिरकार कैसे कराऊंगी, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, आपका सेल डिवीजन। मुझे क्या कराना है, आपके एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन कराना है। अब चलो आप के माइंड में ये आ गया होगा जो सेल डिवीजन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे कि मैम ऐसा हुआ, एक सेल है वही डिवाइड होके दो सेल में बन गई, फिर आगे यही वाली सेल ने क्या किया, आगे ये फिर से डिवाइड हुई तो दो सेल्स में, ये भी अगेन डिवाइड हुई, अगेन दो सेल, फिर से फिर दो सेल्स बन गए, ये बन गए यहाँ पे, फिर एक सेल से, हमेशा एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, ये याद रखना है। तो कितने बने, एक से दो सेल्स बने, दो से चार बने, चार से कितने बने हमारे पास, आठ बने। ऐसे ही ये नंबर आपका मल्टीप्लाई हो के बनता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहाँ पे सेल का साइज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि सेल बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, जैसे कि डॉट मैंने यहाँ पे बनाया। ऐसा होता है क्या, क्या आपकी बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स हैं कि एक का साइज बहुत बड़ा है, एक का साइज बहुत छोटा है, एक का साइज बहुत नेग्लिजिबल है? ऐसा होता है? नहीं होता ना। सारी सेल्स जितनी भी सेल्स होती है इक्वली होती है आपकी, इक्वली उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इक्वली उनके अंदर हर एक के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है, जो आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। इस चीज को फेस करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, सेल डिवीजन कराने से पहले एक और स्टेप कराना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आपका सेल साइकिल के अंदर वो आएगा। मींस सेल को डिवाइड होने से पहले एक सेल साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ेगा, सेल साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ेगा उस सेल को, ताकि वो डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो पाए अच्छे से, अपने आप को डिवाइड करना है। मेन टास्क सेल का ये है कि उसको डिवाइड होना ही होना है, एट एनी कॉस्ट उसको डिवाइड होना है। पर डिवाइड होने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इस सेल को डिवाइड करने से पहले क्या करा देती, इस सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है उन ऑर्गेनेलीज का नंबर डबल करा देती। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दो माइटोकॉन्ड्रिया करा दे, एक गोल्जी एपरेटस है, दो गोल्जी एपरेटस करा दिए। जितना न्यूक्लियस है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है उसको मैंने डबल करा दिया। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को मैंने डबल करा दिया। तो इन शॉर्ट मैंने इसकी क्या करा दी, ग्रोथ करा दी। ठीक है, मैंने इसकी करा दी ग्रोथ। हमारा सेल का जितना कंटेंट था वो अब डबल हो चुका है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो ये दो डॉटर सेल्स बनेंगी, पहली वाली डॉटर सेल्स के कंपैरेटिवली हेल्दी होंगी या नहीं होंगी, ये बताओ। पहली वाली सेल्स की कंपैरिजन में हेल्दी कौन सी सेल्स होंगी, ए सेट या फिर बी सेट? इन दोनों सेट में से कौन सा सेट हेल्दी होगा, बताओ? बी सेट होगा या नहीं होगा? अब ये वाली जो सेल है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर वाला तो देखो समझ में आ गया होगा, अभी ये वाला मैं आपको समझा रही हूँ। अब ऊपर वाले में मैंने क्या किया था, दो सेल्स बनाई थी। अब इस वाली सेल को डिवाइड कराना है एंड इसको भी डिवाइड कराना है। अब मैं क्या कराती हूँ, इनको डिवाइड कराने से पहले सेम प्रोसीजर करा दिया, इसके अंदर भी मैंने ग्रोथ करा दी, सेल ऑर्गेनेलीज डबल करा दिया, जेनेटिक मटेरियल डबल करा दिया, फिर इसकी मैंने ग्रोथ कराई। तो इट मींस अब जो मेरी यहाँ पे दो नई सेल्स बनेगी इस एक सेल से, ये भी हमारी हेल्दी सेल्स होंगी। इसमें ये थोड़ा ही ना होगा कि पहले वाले के अंदर जितना कंटेंट था उसका बिल्कुल हाफ हाफ जाएगा दोनों के अंदर। सपोज इसके अंदर क्या था, 2C था एंड इसके पास 1C, इसके पास 1C। अभी आगे डिवाइड होगा तो आगे वाले के पास हाफ C और हाफ C नहीं हो जाएगा?
सी क्या है? सी मीन्स कंटेंट, समझ लो अभी यहाँ पे, बाकी आगे तो मैं समझाऊंगी आपको ये सी का मतलब क्या होता है। चैप्टर का बेसिक समझ में आया। कराना क्या है? एक सेल को डिवाइड कराना है, एक सेल को डिवाइड कराना है, एक से दो सेल्स बनेंगी, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बनती रहेंगी। लेकिन इस चीज को ध्यान रखते हुए कि हमारी सेल आगे जाके फ्यूचर में जाके नेग्लिजिबल ना हो जाए, तो उससे पहले हमें क्या कराना पड़ेगा? सेल को डिवाइड कराने से पहले सेल की ग्रोथ करानी पड़ेगी, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको डबल कराना पड़ेगा। एम आई क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट? तो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आपका सेल साइकिल, आई होप अभी क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब हमें समझ में आ गया हमारा चैप्टर क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फेजेस से हमारा सेल निकल के जाएगा, कि उसके अंदर कौन सी फेज में सेल की ग्रोथ होगी, कौन सी फेज में उसकी सेल ऑर्गेनलीज डेवलप होंगी, कौन सी फेज में उसका जेनेटिक मटेरियल डेवलप होगा। तीन चीजें देखो यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला हमें क्या कराना है? अपने सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल कराना है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज कराना है। ठीक है, सेकेंड आपको क्या कराना है यहाँ पे, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल कराना है। थर्ड आपको याद रखना है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज का फॉर्मेशन कराना है। थर्ड फोर्थ वन आप याद रख लो, इसके अंदर आपको क्या कराना है? जितना भी इसका फूड है, फूड की रिक्वायरमेंट इसकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसके पास हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है। ये सारी चीजें हमें करानी है। अब इन्हीं को ना अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया कि एक फेज में ये होगा, एक फेज में ये होगा, एक फेज में ये होगा, ऐसे ही आपका पूरा इवेंट ये चलने वाला है। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? चल, अब इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे एक बार सेल की स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि आखिरकार सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सपोज ये मैंने आपका बना दिया यहाँ पे एक सेल। कौन सा सेल बनाऊंगी मैं यहाँ पे? अगर मैं सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रही तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल को के बारे में। आई होप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सबको क्लियर होगा। यूकैरियोटिक सेल्स आपकी वो सेल्स होती है जिसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक वो होती है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुराने टाइप वाली, तो उनके अंदर कोई वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके यूकैरियोटिक सेल की, लिख देती हूँ यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। किया? अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल को मैंने बोल दिया आपका क्रोमेटिन। ठीक है, अब इसके पास वही बाकी की ऑर्गेनेलीज होंगी। यहाँ पे इसका ये मैंने बना दिया साइटोप्लाज्म। अब ये जो क्रोमेटिन होता है, क्या क्रोमेटिन से पहले हम वर्ड यूज कर सकते हैं डीएनए का? कि आपका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? ये इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी कोई मुझे बताना चाहेगा कि डीएनए, ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है? आपको पता है ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 2.2 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पॉसिबल कैसे है? कि मैम आपने तो बोला सेल तो हमारे बहुत छोटे से होता है, मीन्स हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इतना मैंने बताया, बिल्कुल सही है। अब ह्यूमन डीएनए आप बोल रही हो 2.2 मीटर, एक ऐसी चीज जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके अंदर 2.2 मीटर डीएनए कैसे हम फिक्स करें? आ रही है नहीं आ रही है चीज माइंड में? एक ऐसी चीज है किसी सेल जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसके अंदर मुझे 2.2 मीटर का डीएनए फिक्स कराना है। कैसे फिक्स कराऊंगी? कुछ ना कुछ मेथड तो लगाना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी ना कि हमारी बॉडी के अंदर सेल है सारा हमने खुद ही फिक्स किया है, वो तो नेचुरली है। तो वो फिक्स तो है, इतना तो श्योर है, लेकिन वो फिक्स कैसे है ये चीज सोचो ना आप लोग। अब सपोज ये मेरा डीएनए, इसको ऐसे समझते हैं, दिस वन, ये है मेरा डीएनए, कितना? 2.2 मीटर लेंथ का।
अब इस डीएनए को क्या करें हम, अगर मैंने क्या किया, इस डीएनए को ऐसे कॉइल कराना स्टार्ट कर दिया। जब डीएनए की कॉइलिंग करा दी, सपोज आपके पास एक वायर है, ठीक है, 2.2 मीटर का वायर है, और मम्मा ने आपको छोटा सा बॉक्स दे दिया है, आपको बोला है कि आपको क्या करना है, इस वायर को इस छोटे से बॉक्स के अंदर फिक्स कराना है। तो आप क्या करोगे, उस वायर को रैप करना स्टार्ट करोगे, बिकॉज आपको उसको छोटे से बॉक्स में फिक्स कराना है। तो सेम चीज आप डीएनए के साथ करो, आपको डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट कराना है, तो आप उसकी कॉइलिंग कराना स्टार्ट करो, जितना पॉसिबल आप कॉइलिंग कराओ। तो जब हम डीएनए की कॉइलिंग कराते हैं, तो ये जो कॉइल्ड डीएनए है, रैप कराया हुआ है, इसी को तो बोलते हैं हम क्रोमेटिन। तो ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा क्रोमेटिन, ये क्लियर हुआ, इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन कुछ नहीं है, सिर्फ डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म है। तो लिख लो क्रोमेटिन को, इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये आपके डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म है। अब क्रोमेटिन की फॉर्म में तो मैंने इसको कंडेंस करा दी, लेकिन अब मैं इसको और ज्यादा कंडेंस कराना चाहती हूँ, तो मैंने इसको क्या कराया, इस टाइप से कंडेंस कराना स्टार्ट कर दिया और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दी। तो ये मेरे पास क्या बन जाते हैं क्रोमेटिन के बाद, ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो तीनों वर्ड समझ में आए, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स। जब आपने इस को क्या कराया, डीएनए को रैप कराया। अच्छा एक और चीज, क्रोमेटिन मीन्स हम रैप करा रहे हैं किसी को, तो अगर आप एग्जाम्पल ले, आपके पास कोई थ्रेड है, तो थ्रेड को आप रैप कराते हो, तो कुछ ना कुछ पेपर का सपोर्ट तो आप यूज करोगे ना उसके ऊपर रैप करने के लिए। तो जो पेपर का सपोर्ट यूज करते हो वहां पे थ्रेड को रैप करने के लिए, यहाँ पे क्या सपोर्ट यूज करते हो आप, यहाँ पे सपोर्ट यूज करते हो आप हिस्टोन प्रोटीन्स का, हिस्टोन प्रोटीन्स। जैसे कि ये मेरे पास है हिस्टोन प्रोटीन्स, तो मैं अपना डीएनए को ऐसे लेके आया और इसके पास मैंने इसको ऐसे रैप करा दिया, ऐसे ही तो रैप कराऊंगी ना मैं इसको। फिर नेक्स्ट आपका ये हिस्टोन प्रोटीन, फिर इसके ऊपर भी मैंने इसको ऐसे रैप करा दिया। तो ऐसे आपका डीएनए रैप होता है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। एंड इसके साथ साथ इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। अब ये रैपिंग के पीछे का लॉजिक क्या है, डीएनए रैप हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, लॉजिक क्या है, डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, हिस्टोन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बहुत जल्दी रैप होने लग जाएगा, अपने आप को रैप करता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं आपका क्रोमेटिन, जो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप होके कंडेंस्ड फॉर्म उसने बना ली है। तो जब तक आपका डीएनए, जब तक आपका सेल नॉर्मल स्टेट में है, बिल्कुल वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको जो जेनेटिक मटेरियल है पूरा का पूरा वो किस फॉर्म में नजर आएगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में नजर आएगा, ना कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नजर आएगा। आपने देखा होगा जब भी हम माइटोसिस पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं उसके लिए बता रही हूँ मैं ये चीज, कि जब हम इंटरफेस ड्रॉ करते हैं, तो इंटरफेस में ना हम कैसे करते हैं, जैसे कि ये मैंने सेल बनाया, बीच में न्यूक्लियस, तो ऐसे ऐसे बनाते हैं। फिर इंटरफेस से जैसे ही हम प्रोफेज में आते हैं, तो प्रोफेज में आते ही हम इसको ना ऐसे बनाने लग जाते हैं। मीन्स यहाँ पे तो हम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, और प्रोफेज में आते ही हम इनको क्रोमोसोम्स बना देते हैं। वो क्यों बनाते हैं, उसका रीजन बताओगे मुझे, सोचो रीजन क्या है इसके पीछे का। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, कि आपको जेनेटिक मटेरियल को भी, ये आपकी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर होगा डॉटर सेल्स में, तो दोनों में इक्वल इक्वल होगा या नहीं होगा। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे देखना ध्यान से। ये है मेरे पास एक जेनेटिक मटेरियल, और एक जेनेटिक मटेरियल मेरे पास ये, ए एंड बी, क्लियर है ये। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, कि मुझे ना जेनेटिक मटेरियल का ए और बी का दोनों का हाफ हाफ कराना है, कि एक सेल को 50% देना है,
दूसरे वाले को भी 50% देना है, सेम इसमें भी मुझे 50% देना है, इसको भी 50% देना है। तो 50-50% करना है मुझे, डिवाइड करना है जेनेटिक मटेरियल को। तो किस फेज में इजी है डिवाइड करना? मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, कहीं से भी डिवाइड करूँ, इक्वल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इक्वल। लेकिन अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में है तो बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। इतना पार्ट एक के पास, इतना पार्ट दूसरे के पास, इतना पार्ट एक के पास, इतना पार्ट दूसरे के पास। तो नीड समझ में आई कि हम क्रोमोसोम्स क्यों बनाते हैं? क्रोमोसोम क्रोमेटिन को कंडेंस्ड कराते हैं किसमें? क्रोमोसोम में, फॉर डिवीजन, क्योंकि हमें डिवाइड कराना है सेल को। जेनेटिक मटेरियल को भी तो डिवाइड कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? इसीलिए आपका जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में विजिबल होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में विजिबल होता है ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब आपका सेल डिवाइड कर रहा है सिर्फ उसी टाइम पे आपका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में पाया जाएगा। बट अगर आपका डीएनए जो सेल है वो नॉर्मल स्टेट में है तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाएगा। वहां पे कभी आप क्रोमोसोम्स नहीं दिखाओगे। जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा वो अपने डीएनए को क्या क्रोमेटिन की फॉर्म में ही रखेगा। जब उसको डिवीजन फेज में जाना होगा क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस करके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज क्रोमोसोम्स में डिवीजन करना बहुत ईजी है। आई थिंक ये चीज देखो अब समझ में आ गई होगी। आया या नहीं आया समझ में? अभी थोड़ा सा ना अपने क्रोमोसोम्स के ऊपर और ध्यान दे लेते हैं कि आखिरकार ये क्रोमोसोम्स होते कैसे हैं, थोड़ा सा समझ ले। चलो अभी यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आपको आंसर करने पड़ेंगे। ये क्या बनाया मैंने फर्स्ट में? जल्दी से चलो अब देखो, ये है आपकी आर, सेंटर में होता है क्या? सेंट्रोमियर। दिस वन इज ऑल्सो आर। तो इसको एक बोल सकते हैं कि आपका क्या है? क्रोमोसोम। सेम चीज अगर मैं यहाँ देखूं, ये भी क्या है? आर मैम। और ये भी सेंट्रोमियर है, और ये भी आपका एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर ए एंड क्रोमोसोम नंबर बी में क्या डिफरेंस है? सोच के बताओ। यहाँ पे क्रोमोसोम ए है, इसके अंदर मैंने बना दिया जेनेटिक मटेरियल। चलो यहाँ पे भी मैंने बना दिया जेनेटिक मटेरियल। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स यहाँ पे क्या होगा? डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। डीएनए आपका डबलिंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं 10 मिनट। तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये क्या है? क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम में जो ये आपकी स्ट्रक्चर मीन सेंट्रोमियर से जब दो आर्म्स अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से दो आर्म्स आपके अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक क्रोमेटिड। दिस इज नोन एज क्रोमेटिड। जब सेंट्रोमियर से ऐसे दो आर्म्स अटैच हैं, अगर एक ही सेंट्रोमियर से ऐसे चार आर्म्स अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? दो क्रोमेटिड। एक ही सेंटर से छह आर्म्स अटैच है तो उसको बोलेंगे थ्री क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, ये चीज समझ पा रहे हो? क्रोमेटिड क्यों बोल रही हूँ मैं इसको? आ रहा है ना समझ में? इसको मैं क्रोमेटिड क्यों बोल रही हूँ, बोलो। चलो अब एक क्रोमेटिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये बताओ। एक क्रोमेटिड के अंदर क्या प्रेजेंट है?
आप बोलोगे कि मैम दो तो आर्म्स हैं, एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी दो एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर देखो डबल नहीं हुआ डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, डबल क्या होगा वो देखना। यहाँ पे क्रोमेटिड कितनी हो गई अब, दो। आर्म्स कितनी हो गई, चार। सेंट्रोमियर कितने हो गए, दो। इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, सिंगल क्रोमोसोम है दोनों। लेकिन डबल क्या हो रहा है डीएनए एप्लीकेशन में, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डीएनए एप्लीकेशन में। बोलते हैं कि अभी एक मेरे पास चार क्रोमोसोम्स हैं, तो आफ्टर डीएनए एप्लीकेशन वो आठ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। कैसे पॉसिबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम के अंदर का जो मटेरियल होता है ना वो डबल होता है। और मटेरियल किसके अंदर होता है, क्रोमेटिड के अंदर होता है, आर्म्स के अंदर होता है इसकी। ये रही आर्म्स, इन आर्म्स के अंदर होता है। तो ये मटेरियल का डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं आपके, बिफोर रेप्लिकेशन एंड आफ्टर रेप्लिकेशन दोनों में सेम रहेंगे। तो इस पॉइंट को मेंशन करो जल्दी से, यहाँ पे क्या लिखोगे, आफ्टर रेप्लिकेशन क्रोमोसोम नंबर बिकेम सेम। ये नोट करो जल्दी से, समझ में आया ना ये चीज, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम क्रोमेटिन यही पढ़ने वाले हो उस चैप्टर में। नोट करो, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्रोमेटिन आपका विजिबल किसके अंदर होता है, क्रोमेटिन कौन सी फेज में विजिबल होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा है या फिर जब एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में। क्रोमोसोम किस में विजिबल होंगे, जब सेल आपका डिवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये आज का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसको आपको फाइंड आउट करना है एंड चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन सी फेज में रहेगा, आफ्टर रेप्लिकेशन या फिर बिफोर रेप्लिकेशन। इसका आंसर आप मुझे कहाँ पे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। डन, ये आंसर आपको करना। क्लियर यहाँ तक, चलो अब आगे चलते हैं। तो अब फाइनली हमारा स्टार्ट होगा सेल साइकिल पढ़ना। अब हमें देखना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से आखिरकार डेवलप कैसे हुआ है। आना तो अपने टॉपिक पे ना, ये तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रही थी। अब फिर से वही चीजें रिवाइज करो। सेल को डिवाइड कराना है, कराने नहीं कराना है सेल को डिवाइड। सेल को डिवाइड कराने से पहले सेल की ग्रोथ करानी है। तो मीन्स अगर आप बात करें एक सेल साइकिल में दो फेजेस आएंगे, एक आएगा आपका सेल ग्रोथ और एक आएगा आपका सेल डिवीजन। ये दोनों फेसेस आपको पढ़नी है। अगर मैं बात कर रही हूँ सेल साइकिल की डेफिनेशन, क्या होती है सेल साइकिल की डेफिनेशन, इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट। ये एक सिक्वेंशियल इवेंट है, मीन एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेगी। इसकी जो सीक्वेंस है वो फिक्स है कि पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब ये नहीं कि आप स्टेप 1 से डायरेक्ट स्टेप 3 पे चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। स्टेप बाय स्टेप मीन्स एक सिक्वेंशियल मैनर में एक सिक्वेंशियल इवेंट होती है ये। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखो, it is sequential event of growth, आपका डीएनए सिंथेसिस, देन आपका सेल डिवीजन। इन सब की एक सिक्वेंशियल इवेंट है आपका सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनको भी नोट करो। फीचर्स ऑफ सेल साइकिल,
पहला फीचर क्या होगा, जो भी मैंने वर्ड बोला था कि ये आपका वर्क करते हैं किसमें, कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो मैं इसको एक कोऑर्डिनेटेड साइकिल भी तो बोल सकती हूँ ना, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड साइकिल। सेकंड टर्म, साइकिल हमेशा जेनेटिकली कंट्रोल होगी, जेनेटिकली कंट्रोल साइकिल हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड वन, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एक फिक्स्ड फेज में होगा। इसको आप लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यूअसली आप लिखो, बट डीएनए रेप्लिकेशन occurs in fixed state। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड पॉइंट का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाईलाइट करो इसको जल्दी से। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक फिक्स स्टेट में होगा। इट मीन्स अगर मैंने सेल साइकिल को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ स्टेप 2 पे होगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज वो पांचों के पांचों स्टेप्स पे चलता ही रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, हमारी डेली लाइफ के दो एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एक होता है आपका लर्निंग, एक होता है आपका ब्रीथिंग। और आपकी सेल साइकिल होती है 24 आवर्स की, आपके सेल की भी साइकिल 24 आवर्स की होती है, ऐसे याद है। हमारा दिन 24 आवर का, तो सेल साइकिल भी हर एक 24 आवर में एक बार डिवाइड करते हैं। एवरी सेल डिवाइड वंस इन 24 आवर, 24 आवर में सिर्फ एक बार आपकी सेल डिवाइड करती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप 24 की 24 आवर पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं? करता है कोई स्टूडेंट ऐसा जो 24 के 24 आवर्स पढ़ाई करते हो? नहीं करते ना, एक फिक्स टाइम होता है आपके पढ़ने का। अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग की, तो क्या ब्रीथिंग आप 24 आवर करते हैं? उसके लिए भी फिक्स टाइम है कि हाँ मैंने तो फिक्स टाइम बनाया हुआ है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मुझे ब्रीथिंग करना है, उसके बाद नहीं करना है ऐसा कुछ? तो ब्रीथिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि लर्निंग क्या है, एक फिक्स स्टेट में होने वाला प्रोसेस है, एक फिक्स स्टेट में होने वाला प्रोसेस है। सेम गोज फॉर सेल साइकिल, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ऑन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है लाइक योर ब्रीथिंग, बट डीएनए रेप्लिकेशन से फिक्स स्टेट में होने वाला प्रोसेस है लाइक योर लर्निंग। अभी समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं इस पॉइंट को, ये बताओ, आया समझ में? चलो, इतना अगर हमारे समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं आपकी सेल साइकिल की फेजेस के ऊपर। सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। अब ये क्या है उसको भी समझते हैं। सपोज मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में सबसे पहले आपको पता है क्या होना है, ग्रोथ होनी है, तो ये मैंने करा दी इसकी ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के साथ साथ क्या होना है, इसका डीएनए रेप्लिकेशन होना है, ये हो गया मेरा डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ग्रोथ प्लस डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसके बाद ये क्या करेगी, सेल आपकी डिवाइड करेगी एंड दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर से वापस उसी फेजेस में चली जाएगी कि फिर ये दो जो सेल्स बनी है दोनों अलग अलग ग्रोथ करेंगी, अलग अलग अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेंगी, और फिर डिवाइड होके 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाएंगी। आया इंटरफेस समझ में? नहीं आया होगा, फिर से सुनो। ये मेरे पास एक सेल है, सेल से डिवाइड होके कितनी बनी, 2 सेल्स बनी, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स फिर से डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे हुआ मेरा फर्स्ट डिवीजन, बोल सकती हूँ ना फर्स्ट डिवीजन, पहली बार ही तो डिवाइड होना है ये। और यहाँ पे मेरा हुआ सेकेंड डिवीजन, बोल सकती हूँ ना इसको सेकेंड डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन एंड सेकेंड डिवीजन के जो बीच का फेज है उसी को तो बोलते हैं इंटरफेज, और कुछ नहीं है इंटरफेज आपका, इट इज द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन, इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। लिखो इसकी डेफिनेशन, फिर एक बार और समझाते हैं। It is a phase between
टू सक्सेसिव डिवीजन, या फिर आप सेल डिवीजन लिख लो। दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच के फेज को हम बोलते हैं आपका इंटरफेज। इंटरफेज में आपकी सेल क्या करेगी, आपकी सेल ग्रोथ करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, अपनी सेल ऑर्गेनेलीज को इंक्रीज कराएगी, मतलब उनका डुप्लीकेशन कराएगी, ऐसा बोल सकते हो, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, ये सारी चीजें होंगी इंटरफेज में। और फाइनली पहुंच जाएगी हमारी सेल किस में, एम फेज में, डिवाइडिंग फेज में, हमको बोलता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है आगे हम समझेंगे, अभी इसको समझ लो। एम फेज इज योर डिवाइडिंग फेज, जिसमें आपकी सेल डिवाइड करेगी। दो प्रोसेस इसके अंदर आते हैं, सेल डिवीजन एंड सॉरी साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, दो वर्ड्स, इसको मैं लिखवा देती हूँ आपको। इंटरफेज में तीन फेजेस आएंगे आपकी, पहले आएगी G1 फेज, फिर आएगी S फेज, फिर आएगी G2 फेज। M फेज में आपकी दो फेजेस आएंगी, माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड इन दोनों फेजेस के अंदर भी दो स्टेप्स आते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का मतलब अगेन डिवीजन, राइट ना। G1 फेज आएगी, S फेज आएगी, G2 फेज आएगी, ये तीनों फेजेस आएंगे इंटरफेज, जिनमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग इवेंट्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। एक और चीज आप यहाँ पे साथ साथ नोट कर लो, बिकॉज जब तक हम चैप्टर में आगे चलेंगे आपको ये चीजें लर्न हो जानी चाहिए। माइटोसिस होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन, एंड मियोसिस क्या होता है, व्हाट इज मियोसिस, जब इक्वेशनल है तो ये होगा आपका रिडक्शनल डिवीजन। दिस इज योर रिडक्शनल डिवीजन। इतनी चीजें नोट करो यहां तक, तब तक मैं आपके लिए छोटा सा क्लियरिटी के लिए एक और डायग्राम बना देती हूँ। किसी को समझ में आया डायग्राम क्या बनाया मैंने, इसलिए सेल साइकिल का बनाया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मेरा सेल है तो यहाँ पे सेल डिवाइड करके किसमें, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर डिवाइड होने के बाद वो आएगा G1 फेज में, मतलब ये जो फेजेस चलेगी पूरी इतने वाली, इसको बोलेंगे हम आपका इंटरफेज, जिसके अंदर आपकी G1 फेज आएगी, S फेज आएगी और आपकी G2 फेज आएगी। ये पूरा इंटरफेज है। G1 फेज में क्या करेगी सेल, वो अभी हम देखेंगे। S फेज में क्या करेगी, वो अभी देखेंगे। G2 में फिर ये सारे फेजेस कंप्लीट करने के बाद फिर जो डॉटर सेल बनेगी वो फिर डिवाइड करेंगी, फिर वो डॉटर सेल फिर G1 में आएंगी, S में आएंगी, G2 में आएंगी, फिर उनकी जो डॉटर बनेंगी फिर वो यही, तो यही पूरी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। हर 24 आवर में सेल डिवाइड होती रहती है, होती रहती है। अब ह्यूमंस का तो मैंने 24 आवर बताया। एनीवन आइडिया अबाउट ईस्ट, ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है, सबसे पहले तो यही बता दो चलो। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्लियर है ना आप लोगों को। यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। तो ईस्ट आपका यूकैरियोट है। इसकी सेल साइकिल होती है 90 मिनट्स की। कितनी होती है इसकी सेल साइकिल, 90 मिनट्स की। इट मींस ये हर 90 मिनट्स में डिवाइड करता है। जैसे ह्यूमन सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड करता है, ऐसे ही ईस्ट आपका हर 90 मिनट्स में डिवाइड करता है। एंड इसका डिवीजन किसके थ्रू होता है, इसका डिवीजन होता है आपका बर्डिंग के थ्रू। इसके सेल्स बर्डिंग के थ्रू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। एंड इसका मेन रीजन क्या होता है, ईस्ट जिस एनवायरमेंट में रहता है उस एनवायरमेंट में उसके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट होता है, बहुत सारा अमाउंट, तो जल्दी से सेल ग्रोथ करती रहती है, फिर डिवाइड कर देंगे, जल्दी से ग्रोथ करेंगे, डिवाइड करेंगे। इन्वायरमेंट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, नहीं करता आपका सेल डिवीजन। आपको प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको इनसफिशियंट फूड या फिर उसके अंदर फूड की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, तो उस चीज के ऊपर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है।
तो इसीलिए ईस्टर्न 90 मिनट्स में डिवाइड करता है थ्रू बर्डिंग। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपको हाईलाइट करना है। क्लियर कर लोगे यहाँ तक? देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हमारे सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज एम फेज। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो सेल साइकिल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमंस के अंदर सेल साइकिल 24 आवर्स की होती है। हर 24 आवर्स के बाद सेल एक बार रिपीट करता ही करता है अपनी सेल साइकिल को। तो उसकी ड्यूरेशन क्या क्या रहती है, कौन सी फेज के अंदर सेल कितना टाइम स्पेंड करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का कितना ड्यूरेशन रहेगा। अगर मैं बात करूँ आपके यूकैरियोटिक सेल की, तो वहां पे तो आपको याद रखना है हमेशा आपकी ये 4 फेजेस ही आपकी वैलिड होंगी। कौन सी? आपका पहला आएगा अगर हम बात करें G1 फेज, फिर आपका S फेज, फिर G2 फेज और फिर आपकी M फेज। M में वही माइटोसिस मियोसिस दोनों आ जाएगा। तो अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर तो दोनों फेजेस 4 फेजेस आएंगे, G1, S, G2 और M। बट अगर मैं बात करूंगी आपके प्रोकैरियोटिक्स की, प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसे कोई स्पेसिफाइड न्यूक्लियस तो नहीं होता है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म में भी एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर, उसके अंदर उनका प्रोकैरियोटिक उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड करना है तो उनके पास कोई भी पर्टिकुलर फेजेस नहीं होती हैं उनके अंदर। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, आपका क्वेश्चन आया था। देखते हैं चलो क्वेश्चन में क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर। चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग एस फेज, सेकेंड ऑप्शन है आपका विद इन न्यूक्लियोलस, नेक्स्ट प्रायर टू फीजन, नेक्स्ट वन ऑप्शन है आपके जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। अब इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमारा जो ये बैक्टीरिया है ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है यूकैरियोटिक है? ऑब्वियसली आपका प्रोकैरियोटिक है नहीं है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई फेजेस नहीं आती तो फेज में नहीं होगा। न्यूक्लियोलस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो ऑब्वियसली वहां पे भी नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो इट मीन्स इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा जस्ट प्रायर टू फीजन। फीजन मतलब यहाँ पे बाइनरी फीजन की बात कर रहे हैं। जब भी इसके अंदर बाइनरी फीजन होगा मींस इसकी जो पेरेंट बॉडी है दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, उससे पहले इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। उससे पहले इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, मींस ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि फेजेस नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन के अंदर कोई फेजेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। डन यहाँ तक? अब हम बात करेंगे आपका ह्यूमन सेल्स के बारे में। ह्यूमन सेल्स के अंदर सबसे पहले हमने देखा इंटरफेज में क्या आती है। इंटरफेज में इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के बीच की है। इसके अंदर आपका सेल ग्रोथ होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चार फेजेस की हम बात कर रहे हैं, एम फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो M फेज के अंदर आपका साइकिल अगर 24 आवर्स का है तो एटलीस्ट ये आपका 1 आवर इसके अंदर रहेगा। G1 में आपका रहेगा 8 से 12 आवर, S में रहेगा आपका 6 to 8 आवर एंड G2 में रहेगा 3 से 4 आवर। तो इट मीन्स ये पूरा इंटरफेस है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका पूरा का 100% में से 95% टाइम सेल कौन सी फेज में स्पेंड करता है? इंटरफेज में स्पेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल का 95% आपका सेल इंटरफेज के अंदर ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। मीन्स सेल डिवीजन के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें होंगी ना उसके अंदर। आपका सेल डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, क्रोमोसोम अलग अलग इक्वेटर्स पे मूव करेंगे। तो उसकी कंपैरिजन में तो ये रेस्टिंग है ना, इसलिए हम इसको रेस्टिंग बोलते हैं। इंटरफेज क्यों बोलते हैं वो चीज भी आपको क्लियर होगी। यहाँ तक डन है या नहीं?
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका इंटरफेज की पहली फेज कौन सी होती है? आपकी G1 फेज, जिसको हम गैप 1 फेज भी बोल सकते हैं या फिर एंटी फेज भी हम इसको बोल सकते हैं। एस को बोलते हैं हम सिंथेटिक फेज, जिसके अंदर होगा आपका डीएनए सिंथेसिस, इसीलिए एस फॉर सिंथेटिक, एस फॉर सिंथेसिस। G2 आपका गैप फेज, जिसके अंदर आपका होगा प्रोटीन सिंथेसिस। इतना आप यहां तक नोट करें। G1 को आप लिख सकते हैं दिस इज द ग्रोथ फेज, दिस वन इज ग्रोथ फेज, जिसके अंदर आपका ग्रोथ होगा, इट मीन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी आपकी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं देखो G1 फेज से, गैप 1 या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटी फेज। तो इसके अंदर अगर मैं पॉइंट्स आपको लिखवाती हूँ तो पहला पॉइंट क्या होगा? इसके अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्लियर? ग्रोथ अकर्स। अब ये ग्रोथ भी कैसी होगी? इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इसके अंदर होगी। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है? एक तो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, अगर आपको अपने सेल के साइटोप्लाज्म की इंक्रीज कराना है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, फूड की और एंजाइम्स की। एंजाइम जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करेगा तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो फूड कैसी रिक्वायरमेंट है आपकी? एक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मीन्स आपके सेल को फूड तो बाहर से ही मिलेगा ना, एंजाइम्स वो खुद से प्रिपेयर करेगा अपने अंदर। जब इसको प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल रहा है तभी तो एंजाइम प्रिपेयर करेगा। और एंजाइम आपके सेल की कैसी रिक्वायरमेंट होगी? इंटरनल रिक्वायरमेंट होगी आपकी। दिस वन इज योर इंटरनल रिक्वायरमेंट। एंड एंजाइम्स किस किस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए एंजाइम्स रिक्वायर होता है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पहला हमारा पॉइंट क्लियर, किसके अंदर ग्रोथ होगी, किस टाइप से ग्रोथ होगी, वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब सेकंड हम आते हैं, सेकंड पॉइंट होगा G1 फेज सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज होती है। वेरिएबल फेज इसलिए हम इसको, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होती रहती है। तो इस फेज को हम वेरिएबल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाली फेज आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपको आउटर इन्वायरमेंट से प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड मिल रहा है तो आपकी सेल की ग्रोथ अच्छे से होगी। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट से मींस बाहर से फूड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपकी G1 फेज है वो मोस्टली वेरिएबल होती है, इज मोस्ट वेरिएबल फेज। क्यों वेरिएबल फेज है उसका रीजन भी बता दिया मैंने आपको, बिकॉज दिस ओनली फेज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। यही एक ऐसी फेज है जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आपको देखूं लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो आपका G1 फेज होते हैं उसके अंदर आपका सेल कितने आवर्स तक रहता है? 8 से 12 आवर्स तक रहता है। बाकी किसी में भी था क्या टाइम पीरियड? नहीं था ना। तो इसका मतलब सेल स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन G1 फेज, सेल स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन G1 फेज। ये आपका G1 फेज में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड G1 फेज में करता है। अगर आपके सेल डिवीजन में या फिर इंटरफेज में कोई भी म्यूटेशन हो रही है या फिर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे ज्यादा चांसेस किस में है? आपके G1 फेज में ही है ना। बिकॉज आपको पता है कि जो यूवी रेज आती है वो स्किन कैंसर करती है, बहुत टाइप के कैंसर्स करती हैं। तो अगर आपको स्टडी करना है उस चीज को कि आपका जो सेल के अंदर डिफॉल्ट आया है वो कौन कैसे आया है, फिर कहाँ पे आया है, तो सबसे पहले आप किसको स्टडी करोगे? G1 फेज को स्टडी करोगे। सो यहाँ पे डीएनए डैमेज रिपेयर, डीएनए डैमेज रिपेयर अकर इन G1 फेज। ये आपका G1 फेज के अंदर ही होता है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? अभी आपका सेल G1 फेज में है, इतना आपको ध्यान रखना है। चारों के चारों पॉइंट जल्दी से नोट करो, फिर इस G1 फेज के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बिकॉज G1 फेज से इसको कहाँ पे जाना है? अब S फेज में जाना है, अपने डीएनए को सिंथेसिस कराना है, डीएनए सिंथेसाइज कराना है। अब डीएनए सिंथेसाइज कराने से पहले इसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसी? देखो, पहले इसके पास एक ऑप्शन ये है कि ये क्या करे, आपका S फेज में चला जाए। लेकिन एक ऑप्शन इसके पास ये भी है, अगर इसके पास प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हो चुकी है उसकी,
तो सेल चाहेगा कि मैं यहीं पे परमानेंट हो जाऊं, मैं नहीं चाहता आगे डिवाइड होना, मैं परमानेंट, जो कि जिसके एग्जांपल्स हमने आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। वहां पे माइटोसिस होता है, माइटोसिस होने के बाद जो एक उगोनिया होता है वो आपका परमानेंट हो जाता है और एक आगे डिवीजन में जाता है। तो परमानेंट वाला यही होता है जो ग्रोथ के टाइम पे रुक जाता है वहां पे। और थर्ड वन चांस उसके पास क्या होता है, वो क्या है, जी नोट फेज में चला, क्यूशेंट फेज में चला जाए। क्यूशेंट फेज के अंदर क्या होता है, सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, सेल लिविंग होता है लेकिन एक रेस्टिंग फेज में हो जाता है। वो चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ। सपोज ये मेरा सेल है, ठीक है, सेल ने आपका एम्फेज किया, मींस डिवाइड हुआ सेल, एंड डिवाइड होने के बाद आपके यहाँ पे बन चुके हैं दो सेल। अब दो सेल के बाद सबसे पहले कौन सी फेज में आएगा, ये जीवन फेज में आएगा। तो ये आपका रहा जीवन फेज में, मींस इसके अंदर क्या हुई, ग्रोथ हो चुकी है अभी। अब ग्रोथ होने के बाद इसके पास तीन ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन इसके पास ये है, इट कैन एंटर इनटू एस फेज, ये आपका एंटर कर सकता है इनटू एस फेज में। किस लिए जाएगा इस फेज में, अपने डीएनए को सिंथेसाइज कराने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इसके पास है, सेल बिकम परमानेंट, कि आपका जो सेल है वो परमानेंट हो जाए, ये हुआ। थर्ड वन है आपका जी नॉट फेज में चला जाए, मीन्स क्वेश्चन फेज। हो गए तीनों ऑप्शंस। अब देखते हैं इन तीनों कंडीशंस में सेल आपका कब जाएगा। फर्स्ट वाली कंडीशन में सेल आपका तब जाएगा जब उसके पास सफिशिएंट फूड होगा एंड उसका डीएनए भी रिपेयर हो चुका होगा। जो भी चांसेस, जो भी डिफॉल्ट्स आए होंगे जीवन फेज में, वो सब हो चुका होगा। क्योंकि अगर एक बार सेल एस फेज में एंटर कर गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वापस जी में जाए, फिर तो उसको आगे डिवाइड होना ही होना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो इसके पास रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड हैव सफिशिएंट फूड, इसके पास सफिशिएंट फूड प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन रिक्वायरमेंट होगी, इसका डीएनए डैमेज जो हुआ था वो डैमेज रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वंस इट एंटर्स इनटू एस फेज, जब ये एक बार आपका एस फेज में एंटर कर चुका है, इट हैज टू डिवाइड, अब इसको डिवाइड होना ही होना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब सेल परमानेंट कब बनेगा, जब सेल आपका डिवाइड नहीं होगा, मींस आपका सेल डिवाइड नहीं होना चाहता, तो सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होगा, इसका रोल फिक्स कर दिया जाएगा बिल्कुल कि इसको यही काम करना है। अब जब इसका रोल फिक्स कर दिया तो ये अपने रोल को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, अपना रोल इसने परफॉर्म किया एंड सेल की हो जाएगी नेचुरल डेथ। सेल की हो जाएगी नेचुरल, मींस इसकी कोई डॉटर सेल्स नहीं बनेगी। सेल की नेचुरल डेथ को हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। सेल नेचुरल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस। तो देखो, अब आपका ये जी नॉट फेज है। अब जी नॉट फेज को मैंने क्या बोला, आपका क्वेश्चन फेज। इसके अंदर क्या होगा, सेल आपका डिवाइड तो नहीं करेगा, नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब सेल आपका प्रोलिफेरेट भी नहीं करेगा, मीन्स आपकी सेल ग्रोथ भी नहीं कराएगा। ये एक टाइप से हो जाता है एग्जिस्ट कर जाएगा, मीन्स एग्जिट कर जाएगा आपकी किसको, सेल साइकिल को, सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगा और एंटर हो जाएगा किसके अंदर, क्वेश्चन फेज के अंदर। और जब तक डिवाइड नहीं करेगा, जब तक इसको बोला नहीं जाएगा नॉट डिवाइड एंटिल asked to do, it will not divide until asked to do। क्लियर है यहां तक ये वाली चीज। अब नेक्स्ट फेज आती है आपकी जीवन के बाद एस फेज। एस फेज को हम बोलते हैं आपकी सिंथेटिक फेज, मींस इस फेज के अंदर क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसिस अकर्स। जो मैंने आपको लास्ट अभी बताया था ना क्रोमेटिड वाला, कि क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्रोमोसोम यहाँ पे भी क्या है, 1 2, दो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये क्रोमेटिड क्या, एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे ये सेकेंड वन क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे क्रोमेटिड नंबर क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, एक से दो बन चुके हैं। अगर मैं बोलूं इसका और इसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, इसका और इसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, इसी को तो बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा, किसके अंदर, आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। बिकॉज इसके लिए एनिमल मींस डीएनए सिंथेसिस करने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अपने पास बना के रखते हैं, वो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, आपका सेंट्रियोल या फिर आपका सेंट्रोजोम भी हम इसको बोलते हैं।
सेंट्रोसोम। तो एस फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है उसका भी डबलिंग हो जाता है। अगर मैं बोलूँ आपका सेंट्रियोल कैसा होता है, सेंट्रियोल सपोज ये हो गया आपका, ये एक टाइप से ना माइक्रोट्यूब्यूल्स का बंडल होता है। सेंट्रोसोम में आपके दो बंडल्स होता है ऐसे, सॉरी दिस वन इज सेंट्रियोल, यहाँ पे सेंट्रोसोम में आपके टू सेंट्रियोल्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम आपका सेंट्रोसोम, इसका डबलिंग हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है जो ये आपके सेंट्रियोल्स ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं, सॉरी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये एनिमल सेल के अंदर आपका प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये आपका प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस फेज में हम क्या करा रहे हैं, इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप और होता है, इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन का सिंथेसिस होता है। बिकॉज जो डीएनए आप बना रहे हो, डुप्लीकेशन करा रहे हो, उसको किसी न किसी के ऊपर पैकिंग तो कराओगे ना उसकी, जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया था कि हिस्टोन सिंथेसिस भी इसमें हो जाएगा, तभी तो आप डीएनए की पैकिंग कराओगे। हिस्टोन सिंथेसिस ऑल्सो अकर इन एस फेज, ये भी आपका एस फेज के अंदर ही होगा। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, जीवन फेज आपने याद रख लिया, एस फेज आपने याद रख लिया। अब लास्ट फेज हमारी कौन सी आती है, G2 फेज, गैप 2 फेज। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, किसके लिए, बिकॉज इसके बाद फाइनली सेल को जाना है M फेज के अंदर। तो सेल क्या करेगा, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम फेज, एम फेज में जाने के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसके साथ साथ ये अपने प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी कराएगा, बिकॉज फूड तो चाहिए ही ना सेल डिवीजन के टाइम पे भी, वहां पे तो कोई प्रिपरेटरी फेज नहीं होती, वो तो सिर्फ डिवाइड करता है। अब डिवाइड करना है उनको, एनर्जी तो लगेगी ही, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, नहीं प्रोटीन से मिलेगी। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपका ट्यूब्यूलिन, और ये ट्यूबुलिन की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, जो कि आपका स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, आपके एम फेज के अंदर। स्पाइंडल फाइबर्स को हम आपका एम फेज के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये बनाता है आपका कुछ ऑर्गेनलीज, सम ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी आपके यहाँ पे डबल हो जाते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है G2 फेज के बारे में। यहाँ तक क्लियर? अब चलो इसकी समरी देख लेते हैं। आज के लेक्चर की समरी, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा सेल साइकिल देखा हमने, सेल साइकिल को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया, एक हुआ आपका इंटरफेज और एक होता है आपका एम फेज। इंटरफेज के अंदर कितनी फेजेस आती है, जल्दी से बताओ? 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज के पास 3 ऑप्शन है कि वो S फेज में एंटर कर जाए, या फिर अपने आप को परमानेंट बना ले, या फिर G0 फेज में चला जाए। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ डीएनए का सिंथेसिस होगा और आपका हिस्टोन सिंथेसिस होगा, और इसके अंदर आपका होगा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। मींस यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस की, सिर्फ इतना सा चीजें हमने पढ़ा है। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस वाला बता रही थी, कि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, क्रोमोसोम सेम रहता है। डबल क्या होता है, क्रोमेटिन डबल होता है आपका, या फिर क्रोमेटिड डबल हो जाता है, वो चीज आपको यहाँ पे याद रखें। एंड क्रोमेटिड को ही हम क्या बोलते हैं, या फिर क्रोमेटिन भी आप लिख सकते हो। क्रोमेटिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डीएनए, जितनी डीएनए की अमाउंट है आपके डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए सिंथेसाइज करा रहे हैं, जितना डीएनए पहले अगर 2C है तो आफ्टर एस फेज वो कितना हो जाएगा आपका, 4C हो जाएगा। आफ्टर एस फेज 4C हो जाएगा। जैसे कि 2C अमाउंट है आपका किसके अंदर, G1 के अंदर, तो जैसे जैसे एस फेज में जाएगा ये हो जाएगा आपका 4C। अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, एक समराइज ग्राफ हम इसका बना लेते हैं, क्योंकि 2C 4C बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो ये मैंने यहाँ पे आपका एक ऐसे प्लॉट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया, यहाँ पे लिखा 2C
एंड आपका 4C। अब आपको बताना है किसके अंदर 2C रहता है, किसके अंदर 4C रहता है। रेडी? अब देखो, अब जब तक मैं G1 फेज में हूँ मेरा तो 2C रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे ही G1 फेज मींस यहाँ पे मेरी है G1 फेज, अब G1 फेज से जैसे मैं S में जाऊंगी तो मेरा कंटेंट क्या हो जाएगा, डीएनए का डबल हो जाएगा। ये आ गया, मैं S फेज में आ गई। फिर इसके बाद S फेज के बाद कौन सी फेज आएगी, G2 फेज। G2 फेज में भी क्या रहेगा, आपका कंटेंट सेम रहेगा ना, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये वाला जो आपका यहाँ पे 2C है, जैसे ही हम S में आए उसका कंटेंट डबल हो गया। अब G2 को ये थोड़े ना कि उसका हाफ कर देता, नहीं करता ना, तो G2 के अंदर भी आपका कंटेंट 4C ही रहता है। अब जब मैं M फेज में आऊंगी, डिवाइडिंग फेज में, तो कंटेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, क्योंकि एक के पास है 4C, उसको दो में डिवाइड होना है, तो एक के पास 2C जाएगा, सेकंड में के पास 2C जाएगा, तो इसके पास हो जाता है 2C। ये ग्राफ बताओ समझ में आया है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का पूरा समराइज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप समझ में आया होगा आपको ये लेक्चर। अब देखो हमने आपका पूरा इंटरफेस कंप्लीट कर लिया, अब हमारा रह जाता है एम फेज। एम फेज में एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें हम सिर्फ माइटोसिस पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे। माइटोसिस के बाद एक लेक्चर में हम आपका पूरा मियोसिस पढ़ने वाले हैं। तो 2 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर फिनिश, उसके बाद हम इसके PYQ सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर देना एंड अपना फीडबैक जरूर देना। आपको लेक्चर में कोई भी कमी लग रही है, आपको लग रहा है कि कंटेंट थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, आप थोड़ा और डीप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपका फीडबैक है, आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं। थैंक यू, बाय।